आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का साइंस का क्वेश्चन पेपर। और इस पेपर में हम लोग डिस्कस करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चंस जो 2017 का पेपर होगा। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से चूना पत्थर, आपको बताना है चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो Na2CO3 है, यानी जो ऑप्शन नंबर 1 है, इसका मतलब क्या होता है। इसका तात्पर्य होता है सोडियम। Na2CO3 का मतलब क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट। अगर बात करें ऑप्शन नंबर बी CaOH का होल ट्वाइस, तो इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद CaO को हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। और जो ऑप्शन डी है इसे हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो सबसे पहले हमने कोशिश करी इन सभी फार्मूलों को हम कहते क्या हैं। ठीक है, इसका जो आंसर है चूना पत्थर का मतलब क्या होता है, चूना पत्थर जो होता है वो एक्चुअली कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो इसका जो ऑप्शन डी होगा ये सही होगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि चूना पत्थर को हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, जो CaCO3 होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। लिखा हुआ है सोलर सेल में मुख्य रूप से ऊर्जा का रूपांतरण होता है। तो क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है कि सोलर सेल जो होते हैं उनमें मुख्य रूप से ऊर्जा का रूपांतरण होता है। अब इसमें ऑप्शंस पढ़ते हैं। लिखा हुआ है पहला ऑप्शन, प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है, या प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है, या रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में, या ऊष्मीय ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में। अब देखिए हमारे घरों में और आसपास के बिल्डिंग्स पे आप लोगों ने देखा होगा कि सोलर पैनल लगे होते हैं, सोलर प्लांट लगे होते हैं जो सूर्य के प्रकाश से क्या करते हैं, विद्युत उत्पन्न करते हैं। और वो विद्युत या तो हम डायरेक्टली उसका इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हम उसको हमारी बैटरी में स्टोर कर सकते हैं। तो हम करते क्या है, हम दोनों तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो सबसे सही आंसर है वो एक ही है, वो है ऑप्शन नंबर ए। क्या लिखा है कि सोलर सेल में हम क्या करते हैं, मुख्य रूप से प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करते हैं। बाकी सभी ऑप्शंस जो हैं वो गलत हैं, सारे ऑप्शंस रॉन्ग हैं। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत आते हैं, यानी आप अगर देखेंगे तो प्रत्येक वर्ष आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आप लोगों को मैं होमवर्क दे रहा हूं, आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को और ढूंढ ढूंढ के सॉल्व करेंगे। कैसे, आपको ये ध्यान रखना है कि जो ऊर्जा का रूपांतरण होता है अलग अलग तरीके से ऊर्जा स्टोर होती है, वो किस रूप में होती है और किस रूप से किस एनर्जी का ट्रांसफर किस एनर्जी में होता है, ये आपको होमवर्क में दे रहा हूं, आपको करना है। ठीक है, थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। जैसे सपोज आपसे बोला कि जो बैटरी होती है, बैटरी जो होती है वो क्या करती है, बैटरी कौन सी विद्युत या बैटरी कौन सी ऊर्जा का रूपांतरण किस में करती है। तो हम सब जानते हैं बैटरी को जब हम चार्ज करते हैं, इसका मतलब जब हम बैटरी को आवेशित करते हैं तो हम इसमें विद्युत प्रवाहित करते हैं, विद्युत भेजते हैं। और बैटरी क्या करती है, बैटरी के अंदर केमिकल, बैटरी के अंदर जो रसायन होते हैं हम उसको इस्तेमाल करते हैं, जो H2SO4 होता है। ठीक है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड होता है जो बैटरी में भरा होता है। तो हम क्या करते हैं, हम जब बैटरी में विद्युत आवेश प्रवाहित करते हैं तो विद्युत आवेश बैटरी में जाता है और उसमें केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप जो विद्युत आवेश था वो बैटरी में स्टोर हो जाता है एक केमिकल एनर्जी के रूप में, रासायनिक ऊर्जा के रूप में। तो जब भी आपसे पूछे कि बैटरी में ऊर्जा किस रूप में स्टोर होती है, तो आप लोग बताएंगे कि बैटरी में एनर्जी जो है, ऊर्जा जो है, वो विद्युत आवेश जब प्रवाहित करते हैं तो रासायनिक ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाती है। और फिर जब दोबारा हम बैटरी का इस्तेमाल करते हैं
तब क्या करते हैं हम, रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण फिर से किस में होता है, विद्युत ऊर्जा में होता है और हम उसको इस्तेमाल कर पाते हैं। इस तरीके से ऐसे बहुत सारे उपकरण हैं जो अलग अलग तरीके से बैटरी या फिर अलग अलग तरीके से डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी को स्टोर करते हैं और कन्वर्ट करते हैं। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हालांकि आपके एग्जाम से पहले मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे कई सारे जो भी क्वेश्चंस हैं मैं प्रैक्टिस आपकी करा दूं, ठीक है। तो हम लोग अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। लिखा हुआ है प्लेग्रा। यहाँ पे एक बीमारी की बात करी गई है, जो बीमारी प्लेग्रा है। बोला गया है प्लेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो प्लेग्रा की अगर बात करें तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए विटामिन होते क्या हैं। विटामिन जो होते हैं बहुत ही वाइटल अमीन्स होते हैं, मतलब विटामिन जो होते हैं उनकी आवश्यकता हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में होती है। अगर हम तुलना करें कार्बोहाइड्रेट की या फैट की या प्रोटीन की, तो इन तीनों के तुलनात्मक तरीके से अगर हम देखें तो विटामिन की ज़रूरत बहुत हमें कम होती है, लेकिन होती है। अगर लंबे समय तक हमारे शरीर में विटामिन नहीं पहुंचेंगे तो हमें कोई ना कोई रोग हो जाएगा। जो रोग आपके सामने लिखा हुआ है प्लेग्रा हो सकता है। तो विटामिन के बारे में अगर बात करें विस्तार से, फिलहाल तो पूरा चैप्टर है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी हम समझ डेवलप जरूर करेंगे विटामिन के बारे में। विटामिन को फंक ने डिस्कवर किया था। अगर आपसे पूछे विटामिन के बारे में तो विटामिन को फंक ने डिस्कवर किया था और फंक को ही विटामिन का जनक कहा जाता है, ठीक है। तो विटामिन जो होते हैं दो प्रकार से होते हैं। एक विटामिन होता है जो जल में घुलनशील होता है और दूसरा होता है जो वसा में घुलनशील होता है। तो अगर आपसे पूछे कि कौन कौन से विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं तो आप लोग क्या बताएंगे, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो विटामिन ए, डी, ई, के ये विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं और जो बचे हैं विटामिन बी और सी ये जल में घुलनशील होते हैं। और हमारे शरीर में वसा हमारे ऊतकों में स्टोर रहता है। जो फैट हम खाते हैं, जो वसा होती है, वो हमारे टिश्यूज में, ऊतकों में संचित रहती है। इसीलिए ऐसे विटामिन जो वसा में घुलनशील होते हैं उनकी कमी बहुत ही रेयर होती है, ज्यादातर नहीं होती है। लेकिन ऐसे विटामिन जो जल में घुलनशील होते हैं उनकी कमी अक्सर हमारे शरीर में होती रहती है, विटामिन बी और सी। अगर बात करें विटामिन बी, तो विटामिन जो बी है वो एक तरीके से कॉम्प्लेक्स है। विटामिन बी क्या है, एक तरीके से कॉम्प्लेक्स है। इसका मतलब कि विटामिन बी में बहुत सारे बी के पार्ट्स हैं, जैसे विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9, विटामिन B12। तो इस तरीके से ये सारे बी कॉम्प्लेक्स डेवलप करते हैं, बी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि जो प्लेग्रा रोग है वो किस विटामिन की कमी से होता है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। विटामिन ए गलत आंसर है, विटामिन सी गलत आंसर है, विटामिन बी सही आंसर है, विटामिन डी भी नहीं हो सकता। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता कि प्लेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है और वहां पे ऑप्शन अगर वो देता, अगर वहां पे ऑप्शंस दिए जाते विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, तो आप क्या करके आते हैं। फिलहाल तो बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन थोड़ा अगर टेक्निकल, थोड़ा अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछता तो इस तरीके से ऑप्शन देता कि प्लेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है, B1, B2, B3, B5, तब इसका आंसर क्या होता। तब इस कंडीशन में इसका आंसर होता विटामिन B3, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर थोड़ी सी बात करें विटामिन के केमिकल नेम के बारे में, तो हम सब जानते हैं कि विटामिन ए का केमिकल नेम, रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन डी का केमिकल नेम क्या होता है, कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम नैप्थोक्विनोन या फाइलोक्विनोन होता है। वहीं अगर बात करें विटामिन B1 के बारे में, तो B1 का केमिकल नेम थायमीन होता है। विटामिन B2 का केमिकल नेम राइबोफ्लेविन होता है। विटामिन B3 का केमिकल नेम नियासिन होता है। विटामिन B5 का केमिकल नेम पेंटोथेनिक अम्ल होता है। B6 का पायरोडॉक्सिन होता है। B7 का बायोटिन, B9 का फॉलिक अम्ल और B12 का साइनोकोबालामाइन। और विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, जो अधिकतम आंवला में मिलता है। तो हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं और अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बाकी के क्वेश्चंस
तो क्वेश्चन 4 और फिर क्वेश्चन 5 की हम लोग बात करते हैं। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें लिखा हुआ है जड़ों द्वारा वर्धी प्रजनन होता है। तो सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन पढ़ना था, उसके बाद में सोचना था कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, जड़ों की बात हो रही है, जड़ों की। और आपको इस ऑप्शंस में से जड़ वाला ऑप्शन ढूंढना था पहले। सबसे पहले अगर बात करें आलू के बारे में, तो आलू क्या होता है, सबको पता, आलू तना होता है, आलू तना होता है, ठीक है। अदरक क्या होती है, अदरक भी तना होता है। तो आपने 2 ऑप्शंस को ऐसे ही हटा दिया। अगर आपको आइडिया नहीं था तो आपके लिए इसको सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता था, लेकिन अगर आपने इसको इस तरीके से सॉल्व किया कि यहाँ पे बात करी गई है जड़ों की, जड़ों द्वारा वर्धी प्रजनन, इसको आप भले भूल जाओ थोड़ा 1 सेकंड के लिए, लेकिन फिर आप यहाँ पे देखते हैं कि आलू तना है, अदरक तना है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकते क्योंकि बात की गई है जड़ों के बारे में। फिर बात की गई है शकरकंद और गन्ना। सबको पता है कि गन्ना क्या है, गन्ना एक घास की कैटेगरी में आता है, गन्ना ग्रास है, तो इसका ऑप्शन क्या बचा हुआ है, शकरकंद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, शकरकंद होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते थे, लेकिन अगर हम थोड़ा इसको विस्तार से समझें और जानने का प्रयास करें कि एक्चुअली होता क्या है, तो देखिए होता ये है कि कुछ जड़ों में, कुछ पौधों की जड़ों में और कुछ पौधों की पत्तियों में या फिर कुछ पौधों के स्टेम में, तनों में कुछ विशेष प्रकार की कायिक कलिकाएं पाई जाती हैं। कायिक कलिकाएं पाई जाती हैं। ये कायिक कलिकाएं जो होती हैं ये नए पौधों को जन्म देती हैं। जैसे मान लेते हैं शकरकंद को अगर हमने मिट्टी के अंदर, अगर हमने सॉइल के अंदर शकरकंद को अंडरग्राउंड कर दिया, जमीन के अंदर हमने गीली मिट्टी में इसको दफन कर दिया, गाड़ दिया, तो उसमें क्या होगा, जो कायिक कलिकाएं थी इसके ऊपर, उनसे क्या होगा, एक नया प्लांट निकलेगा, शकरकंद का प्लांट निकलेगा। यहाँ पे होंगी तो यहाँ से एक प्लांट निकलेगा। तो इस तरीके से ये होता क्या है, नए पौधे को जन्म देती हैं, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं वर्धी प्रजनन। तो आप समझ गए होंगे, अगर ये कलिकाएं जड़ों में है तो फिर वह क्या होगा, जड़ों द्वारा वर्धी प्रजनन होगा। अगर यही कलिकाएं तनों पर हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे तनों द्वारा वर्धी प्रजनन। अब क्योंकि ये बड़ा एक इजी क्वेश्चन था, यहाँ पे आपको सिर्फ ये पहचानना था कि इसमें से जड़ क्या है। तो इसमें से जड़ क्या है, जड़ है शकरकंद। बाकी आलू और अदरक क्या है, ये तना है। और अगर बात करें गन्ने में किस तरीके से होता है प्रजनन, तो गन्ने को हमको पता है कि अगर गन्ना है तो उस गन्ने को हम क्या करते हैं, गन्ने को हम कटिंग करते हैं, गन्ने के हम कलम बनाते हैं, हम कटिंग करते हैं। हम गन्ने को काटते हैं और काट करके जहां जहां पे वो कलिकाएं होती हैं, बर्ड्स होती हैं, उन कलिकाओं से ही क्या होता है, गन्ना निकलते हैं। तो हम यहाँ से काट करके इसको मिट्टी में दबा देते हैं, उसके बाद में गन्ना का पौधा उग आता है, निकल आता है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। दिक्कत की बात जो है वो है 5वें क्वेश्चन में, ठीक है। जो 5th क्वेश्चन है उसमें थोड़ी सी दिक्कत की बात हो सकती है अगर आपको आइडिया नहीं है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि आखिरकार उत्तोलक होता क्या है, क्योंकि उत्तोलक से आपके एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आता है। तो आप लोग जरूर करके उत्तोलक वाले चैप्टर को पढ़ेंगे और खासकर आप वीडियो को देखें, 1 बार 2 बार इसको रिवाइज करें, वीडियोस को देख देख के आपके दिमाग में पूरी चीज समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उत्तोलक होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि आखिरकार उत्तोलक होता क्या है। मतलब ये होता है कि उत्तोलक के द्वारा हम हमारे जो काम करते हैं रोजमर्रा की लाइफ में, हम उसको आसान कर लेते हैं। सपोज जैसे हमारे घर में जो नींबू होता है, अगर हम नींबू का रस निकालेंगे निचोड़ करके हाथ से, तो उसमें अधिक ताकत लगानी पड़ेगी और प्लस पूरा रस नहीं निकल पाएगा। तो हम क्या करेंगे, उत्तोलक की मदद लेंगे, यानी हम सरल मशीन की मदद लेंगे। हम नींबू को उसमें रखेंगे और फिर एक तरफ पकड़ के उसको दबाएंगे। जब दबाएंगे तो नींबू के ऊपर अधिक दबाव लगेगा और पूरा का पूरा जूस निकल आएगा। तो हमने क्या किया, हमने उत्तोलक की मदद से, हमने सरल मशीनों की मदद से क्या किया, हमने नींबू को पूरा निचोड़ लिया है, पूरा उपयोग कर लिया और हमारा काम आसान हो गया है। अगर ऐसे आपको बोला जाए कि ऐसे आपको 100 नींबू का रस निकालना है, तो आप क्या करेंगे कि 100 नींबू को इतना निचोड़ेंगे तो आपके हाथों की हालत क्या होगी,
आपके हाथों की हालत बहुत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि 100 नींबू निचोड़ने से आपके हाथ थक जाएंगे। और यही काम अगर आप मशीन में रख के उसको करेंगे तो 100 नहीं, आप 200 नींबू निचोड़ लेंगे, आपको कोई टेंशन नहीं होगी। आपसे अगर कोई बोले कि आप जाओ, कुछ 50 किलो का कूड़ा है जो रखा हुआ था बहुत दिनों से, आपको फेंक के आना है, अगर तो आप फेंक आओगे जाके टेंशन फ्री। अगर वही कूड़ा रखा हुआ है 2 क्विंटल या 5 क्विंटल आपको फेंकना है, तो क्या करोगे आप? सिंपल मशीन की हेल्प लोगे, आप इन उत्तोलक की सहायता लोगे। कैसे? कूड़े की मशीन होती है ना, एक पहिए वाली जो कूड़े की गाड़ी होती है, जिसमें कूड़ा बीच में भरते हैं, नीचे पहिया लगा होता है, उसमें हम बार बार करके सारा कूड़ा फेंक सकते हैं। तो ऐसे हम क्या करते हैं, हमारे जीवन को हम आसान बनाते हैं इन मशीनों का उपयोग करके। ठीक है, चाहे वो कूड़े की गाड़ी हो, या फिर कैंची हो, या फिर वो सरौता हो, या फिर वो हैंडपंप हो, या कुछ भी हो मशीनें जो हम यूज करते हैं, हमारे जीवन को आसान करने में इनका बड़ा योगदान रहता है। तो आइए जानते हैं कि आखिरकार उत्तोलक होते क्या हैं। तो सबसे पहली बात क्या है कि उत्तोलक होता क्या है। देखिए, उत्तोलक जो है उसको इंग्लिश में हम लीवर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में? इसको इंग्लिश में हम लीवर कहते हैं। ठीक है, लीवर, ये लीवर होता है। और लीवर जो है वो फ्रेंच वर्ड से लिया गया है। फ्रेंच एक शब्द है जिसको बोलते हैं लिब्रे, तो एक फ्रेंच शब्द है लिब्रे, लिब्रे से लिया गया है लीवर। लिब्रे का मतलब होता है उठाना। लिब्रे का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को उठाना। तो यही तो हम करते हैं लीवर के द्वारा, यही तो हम करते हैं उत्तोलक के द्वारा। हम उठाते हैं या हम किसी चीज को प्रेशर से दबाते हैं ताकि उसका हम पूरा उपयोग कर पाए। तो एक्चुअली क्या था, उत्तोलक का मतलब लीवर होता है, और लीवर जो होता है वो फ्रेंच वर्ड से लिया गया जिसका मतलब उठाना होता है, जो फ्रेंच वर्ड क्या था, लिब्रे। तो हमने ये बेसिक सी बात समझ ली है। अब थोड़ी सी यहाँ पे हम बात करते हैं कि उत्तोलक होती क्या है। तो उत्तोलक क्या होती है? उत्तोलक कोई भी सीधी या तिरछी या टेढ़ी छड़ हो सकती है। जो उत्तोलक क्या है, एक सीधी या टेढ़ी छड़ हो सकती है जो स्वतंत्रता पूर्वक एक निश्चित बिंदु पर चारों ओर घूम सकती है। मैंने क्या बोला? उत्तोलक क्या है? उत्तोलक पहली बात तो सरल मशीनें होती हैं। दूसरी बात क्या है कि उत्तोलक सीधी या टेढ़ी छड़ हो सकती है जो एक निश्चित बिंदु पर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है, जिसको हम निश्चित बिंदु पर स्वतंत्रता पूर्वक घुमा सकते हैं, वो उत्तोलक कहलाते हैं। अब ये बेसिक सी बात यह है कि यहाँ पे अगर हम थोड़ा और जानने का प्रयास करें तो जो उत्तोलक होते हैं उसमें 3 बिंदु होते हैं। ठीक है, उत्तोलकों में 3 बिंदु होते हैं। वो कौन कौन से बिंदु होते हैं 3, उनको हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला जो उत्तोलक में बिंदु होता है वो फलक्रम होता है। जो दूसरा बिंदु उत्तोलक में होता है वो एफर्ट होता है। जो तीसरा बिंदु उत्तोलक में होता है वो क्या होता है, वो लोड होता है। इसकी अगर हिंदी की हम बात करें तो फलक्रम का मतलब होता है आलंब, जिसे आधार भी हम कहते हैं। ठीक है, एफर्ट का मतलब क्या होता है, आयास या प्रयास भी इसे हम कहते हैं। और जो लोड होता है इसका मतलब भार होता है। तो उत्तोलक में इन 3 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। इन 3 बिंदुओं के बिना उत्तोलक काम नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि उत्तोलक में 3 बिंदु होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं? फलक्रम, जिसको आलंब या आधार कहते हैं, एफर्ट, जिसको आयास या प्रयास कहते हैं, और लोड, जो बोझ होता है, जो भार हम उठाते हैं, ले जाते हैं, वो भार का उपयोग होता है। अब यहाँ पे अगर और हम इसको समझें विस्तार से, तो उत्तोलक जो होते हैं वो 3 उत्तोलकों को 3 तरीके से डिवाइड किया गया है, 3 प्रकार से इसको बांटा गया है। जैसे सबसे पहले बात करेंगे प्रथम तो सबसे पहला हमारा है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। ठीक है, ये प्रथम उत्तोलक होते हैं, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक होते हैं। उसके बाद फिर आपसे पूछेगा द्वितीय, फिर आपसे पूछेगा कि द्वितीय
श्रेणी के उत्तोलक कौन से होते हैं। फिर तीसरा आपसे पूछेगा तृतीय श्रेणी के उत्तोलक कौन से होते हैं। तो आपको बताना है प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक कौन कौन से होते हैं, बस उसके बाद में उत्तोलक वाला काम खत्म हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रथम श्रेणी में कौन कौन से हमको ध्यान रखना है कि ये कैसे उत्तोलक होते हैं। देखिए सबसे पहला जो इसका ऑप्शन है, अब इसको हम यहाँ पे जरा समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं प्रथम श्रेणी का उत्तोलक नंबर 1। इसमें क्या होता है, इस उत्तोलक में जो बीच वाला पार्ट होता है, ठीक है, आप लोग यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, जो बीच वाला पार्ट होता है वहां पे आलंब होता है। जो आलंब होता है वो कहां पे होता है, बीच में होता है। एक तरफ आयास और एक तरफ भार होता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो प्रथम उत्तोलक होते हैं, प्रथम टाइप के उत्तोलक होते हैं, उनमें बीच में आलंब होता है और एक तरफ आयास यानी प्रयास हम लगाते हैं, हम एफर्ट लगाते हैं, और एक तरफ भार होता है। अच्छा, थोड़ी सी अगर बात करें फलक्रम, एफर्ट और लोड का मतलब क्या होता है, ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअली होता क्या है। देखिए होता यह है कि जो आलंब होता है, आलंब का मतलब आधार होता है, यानी एक ऐसे निश्चित बिंदु, यहां पे देखते हैं, एक ऐसा निश्चित बिंदु जिसके चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक कोई भी उत्तोलक की छड़ घूम सकती है। मैंने क्या बोला कि एक ऐसा निश्चित बिंदु जिसके चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है, उसे हम फलक्रम या आलंब या आधार कहते हैं। दूसरी बात क्या है, एफर्ट। एफर्ट का मतलब क्या होता है, आयास का मतलब क्या होता है। आयास का मतलब ये होता है कि उत्तोलकों को अपने उपयोग में लाने के लिए अगर हमें किसी भी उत्तोलक का उपयोग करना होगा तो हम क्या करेंगे, उस पर बल लगाएंगे। अगर हमको नींबू का रस निचोड़ना होगा तो हम उसको पकड़ेंगे, उस पर हम बल लगाएंगे, तो वही बल क्या होता है, वही आयास, एफर्ट कहलाता है। जैसे बोलते नहीं है कि आपका एफर्ट बहुत कम है इसीलिए आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए। अगर आप अच्छा एफर्ट लगाते, अगर आप अच्छा बल लगाते, अच्छी मेहनत करते, तो आपका रिजल्ट अच्छा आता। वही होता है कि उत्तोलकों को उपयोग में लाने के लिए जो उस पर बल लगाया जाता है उसी को प्रयास कहते हैं या फिर आयास या एफर्ट कहते हैं। तीसरा क्या है कि उत्तोलकों के द्वारा जो बोझ होता है, जो भार होता है, उसको उठाया जाता है। जिस तरीके से एक कूड़े की गाड़ी जो होती है वो भार को, कूड़े को उठा के ले जाती है, तो वो लोड कहलाता है, भार कहलाता है। समझ में आया। बहुत ही बेसिक तरीके से हमने डिस्कस किया है कि लोड क्या होता है कि उत्तोलकों के द्वारा जो भार उठाया जाता है उसको हम भार कहते हैं। तो ये तीनों का आप लोग मतलब समझ चुके होंगे। और यहाँ पे हमने जो फर्स्ट टाइप का उत्तोलक था प्रथम, वो डिस्कस किया है। क्या किया है कि जो प्रथम टाइप का उत्तोलक होगा उसमें बीच में आलंब होगा, एक तरफ आयास होगा और एक तरफ भार होता है। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। अगर आपसे पूछ ले कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलकों का उदाहरण क्या होता है, एग्जाम्पल क्या होता है, तो डिस्कस जरा कर लेते हैं। सबसे पहले कैंची। हमारे घर में कैंची है, ठीक है। अभी हम डिस्कस करेंगे कैंची कैसे होती है। कैंची है, फिर प्लास हमारे घर में है जिसको हम पिलास कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर और देखें तो कील उखाड़ने वाली मशीन जो होती है, ठीक है, कील उखाड़ने वाली, ठीक है, या उखाड़ने की लिखते हैं ना, कील उखाड़ने की मशीन, ठीक है। उसके अलावा हैंड पंप, ठीक है। उसके अलावा अगर और समझें तो साइकिल, साइकिल की ब्रेक। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, ये सारे एग्जाम्पल हैं प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के। कैसे, अब जरा आप ये बताओ कि जो कैंची होती है, कैंची कुछ इस तरीके से होती है, इस तरीके से। बीच में, बीच वाला जो भाग इसका होता है उसमें क्या होता है, बीच वाले भाग में आधार होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है, ऐसा निश्चित बिंदु होता है जिसके चारों ओर हम उसको घुमा सकते हैं, तो वो आलंब होता है बीच में। और एक तरफ से हम उसको पकड़ते हैं, ऐसे हम उस पर बल लगाते हैं, मतलब एक तरफ आयास होता है और एक तरफ कपड़ा रख के काटते हैं, इसका मतलब
कि भार होता है, ठीक है। उसी प्रकार प्लास होता है, उसी प्रकार कील उखाड़ने की मशीन होती है, उसी प्रकार हैंडपंप होता है। जब हम हैंडपंप चलाते हैं तो हम एक तरफ क्या करते हैं, हम बल लगाते हैं, आयास लगाते हैं, ठीक है। और बीच में क्या होता है, बीच में जहां पे चूड़ी होती है, जहां पे एक बोल्ट फंसा होता है, वो आलम्ब होता है। और फिर जो नीचे से हम उठता है पानी ऊपर पंप होता है, वो भार उठता है। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हो। आप लोग ध्यान रखेंगे कि कैंची, प्लास, कील उखाड़ने की मशीन, हैंडपंप, साइकिल की ब्रेक, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये सब प्रथम श्रेणी के एग्जाम्पल हैं। ये हम चीज समझ चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि द्वितीय जो श्रेणी है उसके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं और वो एक्चुअली होता क्या है। तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि जो सेकंड वाला है द्वितीय श्रेणी वो क्या है। तो नंबर 2 हम लोग बात करने वाले हैं द्वितीय श्रेणी। सबसे पहले हमने फर्स्ट वाला डिस्कस कर लिया, द्वितीय की बात करते हैं। देखिए जो द्वितीय श्रेणी होता है उसमें क्या होता है, उसमें आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो बीच वाला पार्ट होता है, ठीक है, द्वितीय श्रेणी में क्या होता है, जो बीच वाला पार्ट होता है उस बीच वाले पार्ट में भार होता है, ठीक है, बीच वाले पार्ट में भार होता है। और एक तरफ क्या होता है, आयास होता है, एफर्ट होता है। और एक तरफ क्या होता है, आलंब होता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि जब भी हम बात करेंगे द्वितीय श्रेणी के उत्तोलकों की, तो इसमें खास बात क्या है, बीच में भार होता है, एक तरफ आयास होता है, एक तरफ आलंब होता है। ये किसका है एग्जाम्पल, द्वितीय श्रेणी का। अब इसमें अगर एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, इसमें अगर हम उदाहरणों की बात करें, तो जैसे सरौता, ठीक है, जैसे एक पहिए की कूड़े की, एक पहिए की कूड़े की गाड़ी, ठीक है, एक पहिए की कूड़े की गाड़ी, ये एग्जाम्पल है। उसके अलावा अगर और देखें तो नींबू निचोड़ने की मशीन, ये सब क्या है, ये सब एग्जाम्पल हैं द्वितीय श्रेणी के उत्तोलकों के। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल जरा समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास में सरौता है, ठीक है। बचपन में हमारे घर में जो बुजुर्ग हुआ करते थे, वो हम देखते थे जब छोटे थे, क्या देखते थे कि उनके पास में एक सुपारी काटने का औजार होता था जिसको हम बोलते सरौता। करते क्या थे, वो बीच में रखते थे सुपारी को, ठीक है, तो बीच में क्या रखा गया है, भार। एक तरफ पकड़ते थे उसको, वो है आयास, और फिर जो बिल्कुल साइड में वो आलम्ब हुआ करता था, ठीक है। तो एक तरफ आलम्ब था, एक तरफ आयास था, बीच में सुपारी थी, भार था, और वो उसको सुपारी को फोड़ते थे। उसी प्रकार नींबू की मशीन कैसे होगी, बीच में हम नींबू को रखते हैं, एक तरफ हम बल लगाते हैं, वो आयास है, और एक तरफ जो ज्वाइंट रहता है वो आलम्ब होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब जरा हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या लिखा है कि वह उत्तोलक जिसमें आलम्ब एवं आयास के मध्य भार होता है। इसका मतलब कि भार बीच में होता है, एक तरफ आलम्ब और एक तरफ आयास है। तो आपको बताना है कि वो कौन सा इसका ऑप्शन सही है। अब जरा ये बताइए कि सही क्या होगा। क्या चाकू सही होगा? नहीं होगा। क्या फावड़ा सही होगा? नहीं होगा। क्या हैंडपंप सही होगा? तो हैंडपंप सही नहीं होगा, क्योंकि हैंडपंप क्या है, हैंडपंप प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, ठीक है, ये भी गलत होगा। बचा क्या है, ट्रॉली। बचा है ट्रॉली। जो ट्रॉली होती है उसमें क्या होता है कि बीच में भार होता है, एक तरफ आयास लगता है और एक तरफ आलम्ब होता है। तो इसका आंसर है ट्रॉली, ठीक है। अब जो बचा हुआ है तीसरा वाला, उसको हम देख लेते हैं। जो तीसरा वाला था तो हम उसको यहाँ पे इसको मिटा के समझ लेते हैं कि लास्ट वाला उत्तोलक क्या है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो तीसरा वाला है तृतीय श्रेणी का उत्तोलक, उसमें क्या होता है, उसमें जो बीच होता है, ठीक है, बीच वाला पार्ट, उस बीच वाले पार्ट में आयास लगता है, ठीक है, और एक तरफ क्या लगता है, उसमें भार लगता है,
और एक तरफ क्या होता है, आलंब होता है। तो जो तीसरा वाला एग्जाम्पल है, तीसरा वाला जो इसका उदाहरण है वो क्या है, तीसरे वाले में बीच में आयास होता है, एक तरफ भार होता है, एक तरफ आलंब होता है। अब जरा इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल के साथ, तो आपको समझ में बेहतर तरीके से आएगा। जैसे सपोज एग्जाम्पल है चिमटा, ठीक है, चिमटा। मान लो कि कुछ इस तरीके से ये चिमटा है, ठीक है। तो हम करते क्या है, हम चिमटे को कुछ ऐसे पकड़ते हैं, तो बीच में हमने क्या किया, हमने इसको पकड़ा हाथ से, तो बीच में क्या लगा, आयास लगा, मतलब बीच में बल लगाया गया है, पकड़ने के लिए फोर्स लगाया गया है, बल लगाया गया। यहां पे हमने रोटी को पकड़ा, मान लेते हैं रोटी को पकड़ लिया, रोटी क्या है, वो भार है, और जहां से ये हम पकड़े, जहां से वो मूवमेंट कर रहा है, वो क्या है, वो आलंब है, ठीक है। तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं आसानी से कि चिमटा किसका एग्जाम्पल है, ये तृतीय श्रेणी के उत्तोलकों का एग्जाम्पल है। तो हमने इस तरीके से आसानी से सभी एग्जाम्पल्स को समझ लिया है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरे कंप्लीट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है और 5 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। मैं कोशिश करूंगा कि 1-2 मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड करा दूं मैं सेकेंड सेमेस्टर के साइंस के, ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो जाए, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, ठीक है। बाकी 4th सेमेस्टर के मैं कुछ मॉडल पेपर बना रहा हूं और एक मैंने अपलोड भी कर दिया है। तो बाकी सेकेंड सेमेस्टर के भी मैं कुछ कोशिश करूंगा कि मैं मॉडल पेपर साइंस के अपलोड कर दूं, ताकि आपकी बेहतर तैयारी हो जाए और आपके अच्छे मार्क्स आएँ, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे कुछ नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, और हो सकता है कि हम डिस्कस करें एक मॉडल पेपर साइंस का। और बाकी ऑल द बेस्ट, आपका पेपर बढ़िया होगा, मेहनत करते रहिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।